बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जी, और चैप्टर नंबर 1 में हम डिफरेंट चीज़ों के एक बेसिक लेवल पे कुछ कॉन्सेप्ट लेते हुए चल रहे हैं। जैसे ही चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा इंशाल्लाह ताला, तो फिर ये चीज़ें थोड़ी अप्रोप्रिएट कैटेगराइज होना शुरू हो जाएंगी। चैप्टर 1 एक्चुअली ओवरऑल कुछ चीज़ें आपको समझा रहा है। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी देखी थी और इसको 4 अलग अलग सिनेरियो में देखा था कि कंपनी की लाइबिलिटी क्या है, डायरेक्टर की लाइबिलिटी क्या है, अगर मेंबर के शेयर फुली पेड हैं तो उनकी लाइबिलिटी क्या है, और अगर अनपेड हैं तो उनकी लाइबिलिटी क्या है। इसके ऊपर हमने इन सारी चीज़ों को कैटेगराइज कर लिया था। फिर हमने कंपनी की टाइप्स को डिफ़ाइन किया था, और उन टाइप्स में हमने कहा था कि कंपनी को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक शेयर की बुनियाद पर और एक गारंटी की बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी रादर देन, और ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। फिर हमने शेयर की बेस पर जब कंपनी को कैटेगराइज किया तो 4 तरह की कंपनीज हमने 2 मेजर, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक, और फिर प्राइवेट को 2 हिस्सों में, एसएमसी में एंड अदर देन एसएमसी में, और पब्लिक को लिस्टेड एंड अनलिस्टेड के अंदर हमने कन्वर्ट कर लिया था। फिर आगे चले तो हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। हमने कहा लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। इसको थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन कर लिया था लास्ट टाइम। फिर हम और आगे चले तो फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी को, कंट्रोल को किया होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएटेड कंपनी। एसोसिएटेड कंपनी आगे सेकंड लास्ट चैप्टर में जाके बड़ी डिटेल में हम इसको दोबारा से रीफ्रेज कर रहे होंगे। फिर हमने कल कुछ थोड़ी सी बातें की थी कि अथॉरिटीज़ और इनसे रिलेटेड कुछ बातें हुई थी। कमीशन से क्या मुराद है, जब लफ्ज़ कमीशन इस्तेमाल हो रहा होगा तो एससीसीपी मुराद होगा इससे। फिर हमने कहा ऑफिसेज का 2 तरह से जिक्र आ रहा होगा, एक हेड ऑफिस और एक रीजनल ऑफिस। तो जब हेड ऑफिस का जिक्र हो रहा होगा कि आप हेड ऑफिस से रब्ता करें तो कहा जा रहा होगा कमीशन से रब्ता करें, और जब कहा जा रहा हो कमिश्नर से रब्ता करें तो इसका मतलब है इस ऑफिस का जिक्र हो रहा है। ठीक है ना, ये वाली बात हमने कल समझ ली थी। फिर हमने एमसीक्यूज के लिए एक अहम बात ये थी कि रीजनल ऑफिसेज 8 रीजनल ऑफिसेज हैं, 4 एक कैपिटल में और बाकी 4 के कैपिटल उसमें सिटीज़ में, और उसके बाद 3 इन मेजर सिटीज़ के अंदर ऑफिसेज हमें नज़र आते हैं। फिर हमने देखा था कि कमीशन को पार्स कहाँ से आ रही हैं, और ये सारी बातें हमने कल पढ़ ली थी। फिर एक अहम बात हमने कल पढ़ी थी कि मेंबर ऑफ ए कंपनी क्या होते हैं, मेंबर्स के बारे में हमने पढ़ी थी, और हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी। तो हमने कहा था कि मेंबर कहाँ से आ रहा होता है। हमने जब कंपनी की फॉर्मेशन में चलेंगे तो वहाँ ये बात थोड़ी और तफसील में आएगी आगे चल के, कि जब कोई 3, 4, 5 दोस्तों ने मिलकर कंपनी बनाने का इरादा कर लिया और सोचा कि हम एक कंपनी बनाते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं, अब वो नाम वगैरह ढूंढ रहे हैं और बाकी सारा काम कर रहे हैं, तो ये इस जगह पर खड़े होकर लॉ इन्हें क्या कह रहा है, प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। फिर जब इन्होंने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स बनाए, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, तो वहाँ नाम लिखने हैं। जब इन्होंने वहाँ नाम अपने दे दिए तो ये क्या बन गए, सब्सक्राइबर। और जब कंपनी रजिस्टर्ड होकर आ गई और लॉ ने कहा कि भाई अब जाकर एक रजिस्टर बनाओ जिसमें अपने मेंबर्स के नाम लिख लो, तो ये मेंबर बन गए। अब लॉ ने कहा भाई अपने मेंबर को शेयर इशू कर दो, तो ये शेयर होल्डर बन गए। और अगर कंपनी वो थी जिसने शेयर इशू ही नहीं करने थे तो फिर ये मेंबर ही रहे, शेयर होल्डर नहीं बने। ये वाली बात, ये वाली सीक्वेंस हम पढ़ रहे थे। ठीक है ना, यहाँ तक सारा काम हमने कर लिया। इसके बाद ये तीनों एग्जाम्पल। अब आ गया मेंबर्स बन गए, कंपनी बन गई, अब कंपनी ने चलना कैसे है। तो कंपनी में 2 तरह के फैसले होने हैं। कंपनी में आगे अपने रेलिवेंट चैप्टर में डिटेल में जाकर भी ये सारी बातें हो रही होंगी, लेकिन यहाँ ऐसे समझें कि कंपनी को रन करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए हमें 2 बातों का ख्याल करना है। एक, कुछ मीटिंग्स हुआ करेंगी जिसमें सब लोग शेयर होल्डर, सब मेंबर्स आया करेंगे, उसको हम एजीएम या जीएम जनरल मीटिंग्स बोलते हैं। ठीक है ना, ऐसी मीटिंग्स जिसमें सब मेंबर इनवाइटेड हैं,
कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है ये उसकी मर्जी है, लेकिन सबको बुलाया गया है, लीगली सब एंटाइटल्ड हैं। अगर आपके पास किसी कंपनी का एक शेयर है, एक सिंगल शेयर है, मतलब आपने एमसीबी बैंक का एक शेयर खरीद लिया, तो उसकी मीटिंग का नोटिस अब आपको आएगा, बिकॉज आप मेंबर बन गए, शेयर होल्डर बन गए। तो शेयर होल्डर में तमाम शेयर होल्डर को हमने इनवाइट करना है कि भाई कंपनी की मीटिंग है, आप आ जाएं। फिर इन मीटिंग्स में कुछ फैसले होने हैं, जिनमें से एक बड़ा फैसला होना है कि इन मीटिंग्स में हमने डायरेक्टर सेलेक्ट कर लेने हैं। इलेक्शन होंगे बाकायदा तौर पर मीटिंग में, और यहाँ से हमारे पास इलेक्शन के बाद एक बीओडी बन जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाएंगे। आइंदा कंपनी के 99% मामलात यहाँ डिसाइड हुआ करेंगे। ठीक है, किसे हायर करना है, क्या करना है, क्या कारोबार शुरू करना है, कैसे करना है, डिसीजन क्या लेना है, क्या नहीं लेना, ये सारे डिसीजन यहाँ हो रहे होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो रहे होंगे। लेकिन लॉ कुछ डिसीजन अभी भी कहेगा कि नहीं वो यहाँ नहीं हो सकते, ये लोग, ये तो 5, 6, 7 लोग हैं, ये नहीं डिसीजन लेंगे, बल्कि आप वापस जाएंगे अपने शेयर होल्डर के पास और ये सब मिलकर, ऑल मेंबर कंपनी के मिलकर डिसीजन लेंगे। जैसे किसी ऑडिटर को अपॉइंट करना है, आगे चैप्टर में लिस्ट पूरी बनेगी कौन से डिसीजन हमने लेने हैं, कौन से डिसीजन इन्होंने लेने हैं। फिलहाल हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को देखने के लिए, ताकि इस चैप्टर में अगर एक लफ्ज़ आ रहा है तो हमें समझ आ जाए। ये जो डिसीजंस होंगे ना, इन डिसीजन के फैसलों को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है जी, इधर देखिए। A resolution is a formal way in which a company can note decisions that are made at a meeting of a company's member. मेंबर की मीटिंग में जब कोई फैसला हमने कर लिया तो उस फैसले को लिखने का तरीका क्या है, रेजोल्यूशन पास कर दिया कि यार अच्छा जी ये काम हम करना चाहते हैं, बताएं जी कौन इसकी फेवर में है, कौन इनके अगेंस्ट है। पता चला मेजॉरिटी से एक डिसीजन हो गया, उस डिसीजन का नाम क्या है, रेजोल्यूशन है। Resolution is a formal way in which a company can note decisions that are made at meeting of a company member या shareholder कह लें आप उसको। वो कहते हैं there are 2 type of resolutions। लॉ कहता है 2 तरह की रेजोल्यूशन है। अब कुछ मामलात ऐसे हैं जो सिंपल अक्सरियत से तय हो जाएंगे, मेंबर हैं उस मीटिंग में, सिंपल अक्सरियत जो फैसला कर दे वो मंजूर है। This is called ordinary resolution. Ordinary resolution means ऐसी रेजोल्यूशन जिसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अब जाहिर है लॉ का पेपर है तो पता लगेगा कौन सी मेजॉरिटी चाहिए। मसलन एक कंपनी है, उसके मेंबर्स 1000, मीटिंग में 600 लोग आए हैं। अब क्या मेजॉरिटी का मतलब 500 से ज़्यादा लोग हैं या 300 से ज़्यादा लोग हैं? 300 से ज़्यादा। अब ये कहीं लॉ बताएगा कि कौन सी वाली मेजॉरिटी से मुराद क्या है। टोटल मेंबर हु आर एंटाइटल्ड टू अटेंड वो लेने हैं, या मेंबर हु आर अटेंडिंग द मीटिंग, कौन से वाले लेने हैं, ये हमें से फैसला करना पड़ेगा। अब क्योंकि लॉ है, लॉ लैंग्वेज से चलता है, लॉ अल्फाज से चलता है, तो हमें देखना पड़ेगा क्या अल्फाज यूज हो रहे हैं। तो लॉ कह रहा है अ रेजोल्यूशन पास बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ सच मेंबर ऑफ द कंपनी एंटाइटल्ड टू वोट एज आर प्रेजेंट इन पर्सन। पहली बात उसने की, नहीं वो लोग जो मीटिंग में आए हुए हैं उनकी मेजॉरिटी चाहिए, जो नहीं आए उनका नहीं चाहिए। सादा मतलब ये हुआ। उसने कहा अच्छा आने का मतलब हर बंदा खुद आए? वो कहते नहीं, खुद आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, या अपनी जगह बंदा भेज दे, उसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सी। इन पर्सन का मतलब है मैं मेंबर हूं तो मैं खुद जाऊं मीटिंग में। प्रॉक्सी का मतलब है मैं अपनी जगह किसी को भेज दूं। और तीसरा तरीका क्या है, जैसे जैसे लॉ जाहिर है हमारे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो हम लॉ भी इवॉल्व हो रहा है, और एक्सरसाइज द ऑप्शन टू वोट थ्रू पोस्टल बैलेट। या मैंने जब मुझे नोटिस आया ना
कंपनी की मीटिंग का, तो मैंने फ़ौरन कंपनी को लिखा कि भाई मैं मीटिंग में नहीं आ सकता, लेकिन मैं अपना वोट कास्ट करना चाहता हूँ। कैसे? थ्रू पोस्टल बैलेट। मैंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर दी। फ़र्ज़ करें 1000 मेंबर थे। अब देखें ज़रा, इधर से तवज्जो करते हैं। 1000 में से 600 लोग तो इन पर्सन खुद आ गए हैं, 100 लोगों ने अपनी प्रॉक्सी भेज दी, अपनी जगह कोई बंदा आ गया लेकिन मीटिंग में मौजूद है। 100 लोगों ने कहा कि नहीं भाई हम पोस्टल वोट डालेंगे। लॉ कह रहा है इन 800 लोगों की सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। फिर बात समझ आई है? पढ़ते हैं कैसे ये नतीजा हम निकाल रहे हैं। अ रेजोल्यूशन पास बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ सच मेंबर ऑफ द कंपनी एंटाइटल्ड टू वोट as are present in person or by proxy or exercise the option to vote through postal ballot as provided in articles or as may be specified। वो कहता है ये बात कि क्या कोई बंदा पोस्टल बैलेट से वोट डालने का हक है कि नहीं है, ये बात हम आर्टिकल्स में अलाउ करते हैं या डिसअलाउ कर देते हैं। तो जाहिर है अगर एक कंपनी ने अलाउ किया हुआ है कि भाई आप वोट अगर चाहें तो पोस्टल भी डाल सकते हैं, लेकिन आप बताएंगे कि आपने वोट डालना है कि नहीं डालना। मेजॉरिटी का मतलब होता है मोर देन 50%, मोर देन 50%, मोर देन 50%। मेजॉरिटी मीन्स मोर देन 50%। अब बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो मोर देन 50% ऑफ दीज मेंबर्स फैसले हो जाएंगे, जो नहीं आ रहे, उनकी राय की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन कुछ सेंसिटिव नेचर के मामलात हैं जहाँ हम कहते हैं नहीं, अगर थोड़े से लोग आए और उन्होंने आकर अपना ही फैसला कर लिया तो नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। तो लॉ ने क्या किया, उस फैसले को वेटेज देने के लिए कहा कि देयर नीड सम स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स एक ऐसी रेजोल्यूशन जो सिंपल मेजॉरिटी से ना हो बल्कि 3/4 मेजॉरिटी से हो। 75% ऑफ मेंबर। कौन से मेंबर? मेंबर यही वाले, क्योंकि जो बंदा आ नहीं रहा उसका तो कुछ नहीं कर सकते। मेंबर यही वाले, लेकिन मोर देन 50% नहीं। 75% ऑफ द मेंबर एग्री करें तो फिर ये डिसीजंस हो सकेंगे। जैसे हमें मुल्क में कोई कानून नाफिज करना हो, गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाना हो, तो गवर्नमेंट के पास सिंपल मेजॉरिटी हो नेशनल असेंबली में, सेनेट में, तो वो कानून 5 मिनट में बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आईने पाकिस्तान में कोई चेंज करनी हो तो फिर 3/4 मेजॉरिटी, वहाँ हम 2/3 बोलते हैं उसको, ठीक है, 2/3 अक्सरियत से वोट पास होने चाहिए। क्यों? आइन में चेंज ज़्यादा सेंसिटिव मामला है बनिस्बत इसके कि मुल्क में कोई सेल टैक्स एक्ट में चेंज लाई जा रही हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चेंज लाई जा रही हो, कोई कंपनी लॉ में चेंज लाई जा रही हो। ये लेस सेंसिटिव मामलात हैं, ये इस तरह से चेंज हो जाते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से चेंज हो जाते हैं। लेकिन आइन में चेंज मेजॉरिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ लॉ क्या कह रहा है? 3/4 मेजॉरिटी से हो, वो लोग वही होंगे उसी तरह ही। साथ एक कंडीशन और लगाई कि यार ये बात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, तो ये ना आपको एक अहम इजलास रखें और लोगों को पता ही ना चले। मैं कहा नहीं, जनरली इस तरह की मीटिंग रखने से पहले 21 दिन पहले नोटिस देंगे आप, 21 डेज बिफोर अपने शेयर होल्डर को बताएंगे कि यार ये एक मीटिंग हो रही है और इसमें ये फैसला होना है, ताकि मैटर की सेंसिटिविटी देखकर जो लोग इस राय में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें। ऐसी मीटिंग जिसमें 3/4 मेजॉरिटी से ऐसा फैसला जो 3/4 मेजॉरिटी से हो रहा हो और उस मीटिंग का नोटिस 21 दिन से कम 21 दिन पहले दिया जाए, इस रेजोल्यूशन को क्या कह रहे हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन। अ रेजोल्यूशन विच हैज बीन पास बाय द मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस द 3/4 ऑफ सच मेंबर ऑफ द कंपनी एंटाइटल्ड टू वोट एज आर प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी और वोट थ्रू पोस्टल, वही वाले लोग। लेकिन एक एडिशनल कंडीशन और लगी
then at journal meeting of which not less than 21 days notice specifying the intention to propose the resolution, ओके कि 21 दिन पहले बताया जाए इस तरह की रेजोल्यूशन की बात हो रही है, ताकि मामलात की सेंसिटिविटी को देखकर जो लोग आना चाहते हैं वो आ जाए। लेकिन साथ ही लोगों ने कहा कि कंपनी ने एक और किया कि बाद दफ़ा हो सकता है हमें कोई इमरजेंसी हो तो मीटिंग में मौजूद लोग डिसाइड कर लें कि यार नहीं 21 दिन का नोटिस नहीं, बस 7 दिन का नोटिस दे देते हैं, तो फिर ये 20 डेज़ ऑल्टर भी हो सकते हैं। एक प्रोविज़ो इसके अंदर ऐड हुई है, ज़रा बुक ओपन करें। हमने दानिस्ता बार बार बुक पर इसलिए जाया करेंगे क्लास में ताकि वो जो एक हमारे जहनों के अंदर एक फॉर नथिंग इम्प्रेशन है वो ज़रा थोड़ा सा ग्रेजुअली डिल्यूट हो जाए। क्या पेज है जी? पेज नंबर 12 पर आ जाइए जी। प्रोवाइडेड दैट अटेंडिंग अ मीटिंग थ्रू, नहीं कहाँ गई स्पेशल रेजोल्यूशन, अच्छा जी, provided that if all member entitled to attend and vote at any such meeting so agree, a resolution may be proposed and passed as a special resolution at a meeting of which less than 21 days notice has been given। अगर मेंबर आपस में एग्री कर लें कि यार ठीक है ये तो मामला कोविड की वजह से कोई सेंसिटिव है या फलां वजह से है तो 21 दिन तो इसका इंतज़ार नहीं कर सकते, तो आप हमें 2 दिन का नोटिस दें तो रेजोल्यूशन पास कर लें, तो ऐसा हो सकता है। The special resolution require more than just a simple majority and long notice of at least 21 days to take effect। जर्नल की बात हो रही है कि जर्नली 21 दिन का नोटिस, ताकि लोगों ने अगर कोई अपनी लॉबिंग करनी है, कोई फैसला करना है, कोई सोच विचार करनी है या ये प्लान करना है कि यार नहीं इस मीटिंग में मैंने ज़रूर पहुंचना है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा क्या कर सके, प्लान आउट कर सके। दिस implies that this type of resolution is required for important matter for member of the company and company itself। वो कह रहा है यार इस तरह के डिसीजन मेंबर्स के लिए और कंपनी दोनों के लिए बड़े अहम हैं, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। अगले चैप्टर में चलेंगे तो डिटेल आएगी कौन से मैटर उस तरह से पास ऑन होते हैं और कौन से मैटर इस तरह से पास ऑन होते हैं। ठीक होगी बात जी? तो 2 हमें सिर्फ बातें समझ आ गई। हमें एक पहली बात तो ये समझ आ गई कि यार रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, किसी डिसीजन को फॉर्मली अप्रूव करके डॉक्यूमेंट करने का तरीका क्या है, रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन 2 तरह की होती है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल। ऑर्डिनरी, हमने एक मीटिंग की, मीटिंग का एक एजेंडा था पहले से, लेकिन एजेंडे के बाद एक बंदा आया, उसने कहा यार मैं एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ ये ऐसे, तो एक बंदे ने खड़े होकर एक मीटिंग में बात कर दी। जो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग था उसने कहा अच्छा यार मैं अपने मेंबर की राय ले लेता हूँ, तो वहीं बात डिस्कस हुई, वहीं राय ले ली गई, वहीं फैसला हो गया। तो जो मेंबर आए ही नहीं थे उन्हें तो पता ही नहीं चला ये बात डिस्कस होनी है। इसका मतलब है ये तमाम मामलात में ऐसे नहीं हो सकता। जो इम्पोर्टेंट नेचर के मामलात हैं, लॉ कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे आपने चोरी छुपे नहीं करना काम, आप पहले 21 दिन पहले नोटिस देंगे ताकि मेंबर अपनी बात सोच लें, सारा कुछ कर लें, ताकि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी हम ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकें। क्लियर होगी बात जी? ये दोनों बातें बहुत डिटेल में अगले रेलिवेंट चैप्टर में जाकर आ रही होंगी जी। जी नंबर रिड्यूस किया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद आ गया एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसा इदारा है जो नॉट फॉर प्रॉफिट काम करना चाहता है। पहली बात तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लॉ की नज़र में किसे कहते हैं। हमारी परसेप्शन क्या होती है जब हम कहते हैं कि ये इदारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे ख्याल में आम तौर पर जहन में किस तरह के इदारे आते हैं? कोई ईदी फाउंडेशन, कोई इस तरह के इदारे, ठीक है ना? नहीं, आई का हम नहीं आता ना, आम आदमी के नहीं आता। अभी मैं वही समझाने लगा हूँ। हमारे ध्यान में आता है कि नॉन प्रॉफिट का मतलब है कोई लंगर खाना होगा, कोई मुफ्त चीज़ें मिल रही होंगी। नॉन प्रॉफिट का ये मतलब, क्योंकि ज़्यादातर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये है। लीगली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उस इदारे को कहते हैं
जो अपने जब यही डॉक्यूमेंट बनाए आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम, उसके अंदर ये बात लिखे कि इस इदारे से लीगली हम कभी भी जब भी कोई कंपनी बनाते हैं तो जो मेंबर्स हैं, कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी लीगली हम उसमें से डिविडेंड ले सकेंगे, पैसे घर लेके जा सकेंगे, या कंपनी के जो एसेट्स हैं ये अल्टीमेटली हमारे ही एसेट्स कहलाएंगे। अल्टीमेटली अगर आज कंपनी लिक्विडेट करें तो पैसे किस में बटेंगे? शेयर होल्डर में बटेंगे। अगर कंपनी अपने डॉक्यूमेंट में ये दो बातें लिख दे, यार इस कंपनी से कभी भी हम डिविडेंड नहीं ले सकते, कानूनन ही नहीं ले सकते, और अगर कंपनी डिसॉल्व होगी तो इसके एसेट्स हमें नहीं मिलेंगे, इस इदारे को लीगली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि वो इदारा प्रॉफिट ना कमाए, ये मतलब नहीं है। कमाए प्रॉफिट, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट ना कमाएं, ये भी हो सकता है आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, आप प्रॉफिट ना कमाएं, तो फिर इदारा कैसे चलेगा? फिर लोगों से चैरिटी लेनी पड़ेगी, डोनेशन लेनी पड़ेगी, कुर्बानी की खालें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, फिर ये सारे काम करने पड़ेंगे। ये भी बड़ी अच्छी बात है, बहुत सारे इदारे ऐसे काम कर रहे हैं हमारे मुल्क में। लेकिन एक बंदा कहता है यार नहीं नहीं, हम जो कॉज हमारी है ना, इसके लिए लोग हमें ना तो सूट ही करेगा कि हम कुर्बानी की खालें इकट्ठी कर रहे हो, रमज़ान में ज़कात इकट्ठी कर रहे हो, और ना लोग हमें इस काम के लिए पैसे ये वाले देने वाले। मसलन लम्स इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो सारे शहर में इश्तार लगाओ इस दफ़ा कुर्बानी की खालें लम्स को दें, कुर्बानी की खालें लम्स को दें, तो लोग नहीं दे रहे होंगे ना, लोग कहेंगे यार ये क्या हो गया। ना लम्स के जो लोग हैं वो चाह रहे होंगे, ना आई कैब वाले लोग चाह रहे होंगे हम कुर्बानी की खालें ले रहे हो, चंदा ले रहे हो, ज़कात ले रहे हो, या और सोचें, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मकसद के लिए बनाई जा सकती है। मैं कहता हूँ यार एक हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जिसमें हम आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करेंगे। अब ये बड़ा कंप्रीहेंसिव सा लफ्ज़ है, आर्ट एंड कल्चर में ही सिंगिंग की क्लासेस भी आएंगी, डांस की क्लासेस भी आएंगी। अब हम कह रहे हैं जी हमें ज़कात दें, हमने लोगों को सिंगिंग सिखानी है, डांस की क्लासेस सिखानी है, तो अभी काम खराब हो जाएगा। तो इस तरह की कंपनी के डायरेक्टर को लोग पकड़ के फेंटी लगाएंगे सिर्फ। इसलिए लॉ ये नहीं कह रहा, लॉ कह रहा है सिर्फ कोई भी कंपनी ये डिसाइड कर ले कि यार इस कंपनी से जो बेनिफिट है ना वो मेरी ज़ात को नहीं आएगा। आप जितना मर्जी प्रॉफिट कमाएं, प्रॉफिट आए वो कंपनी के ऊपर लग रहा हो। जैसे लम्स का प्रॉफिट लम्स पे लग रहा है, उसके बनाने वालों पे नहीं लग रहा। आई कैप का प्रॉफिट आई कैप पे लग रहा है, उसके बनाने वालों पे नहीं लग रहा। शौकत खानम का प्रॉफिट शौकत खानम पे लग रहा। अब शौकत खानम प्रॉफिट कमाता भी है, नहीं भी कमाता, वो दोनों हाइब्रिड किस्म की प्रोडक्ट है। गरीब का इलाज फ्री भी कर देते हैं, कुछ से पैसे भी ले लेते हैं। शौकत खानम का डायग्नोस्टिक सेंटर जो लैब है वो सारी लैब से ज़्यादा महंगी लैब है। इसका मतलब है प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट कमा के डिविडेंड लेके घर नहीं जा सकते, ठीक है ना। ऑल दीज कंपनीज आर कॉल्ड नॉन प्रॉफिट। अच्छा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारे मुल्क में दो तरह से काम करती हैं। एक तो है हम छोटे छोटे ना इदारे बना लेते हैं, कंपनी नहीं बनाते। कोई सोसाइटी बना लेते हैं, कोई चैरिटी का छोटा सा इदारा बना लेते हैं, कोई मस्जिद बना लेते हैं, कोई फार्मेसी बना लेते हैं, कोई लंगर खाना बना लेते हैं। ये कंपनीज नहीं है। एक है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यार हम एक काम करने लगे हैं, अगरचे हम एक नेक काम करना चाहते हैं, मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन हम भी वो प्रोटेक्शन चाहते हैं जो साथ वाला बंदा प्रॉफिट मेकिंग में चाह रहा है। क्या? कि मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड हो। तो फिर लॉ का ये हिस्सा उसे कह रहा है कि अच्छा यार ठीक है, हम आपकी एक कंपनी बना देते हैं, क्योंकि कंपनी लॉ में तो कंपनी आएगी ना। हम एक कंपनी बना देते हैं आपकी, लेकिन आप ऑब्जेक्ट में ये बातें लिखें। पहली बात आगे जी, नॉट प्रॉफिट वांट टू बी रजिस्टर्ड एज कंपनी, इट रिक्वायर लाइसेंस फ्रॉम कमीशन। पहली बात वो कहते हैं आप हमारे से कमीशन, कमीशन मीन्स अब वो वाला एससीसीपी और मीन्स वो हेड ऑफिस वाला जो बंदा बैठा हो वो वाला कमीशन, इसीलिए पीछे डिफाइन किया था। कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस किसको मिलेगा? वो कहता है फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस, एजुकेशन, रिलीजन, स्पोर्ट, हेल्थ, चैरिटी, इस तरह के मकासद के लिए आप बना सकते हैं।
पहले तो ये साबित करें कि आप इसमें से किसी एरिया में काम करना चाहते हैं। प्रोहिबिट डिविडेंड टू मेंबर, प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्ट नहीं। कभी भी जो मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैं ये डिविडेंड की शक्ल में पैसा नहीं निकालेंगे कंपनी में से, जाती बेनिफिट नहीं लेंगे। प्रोहिबिट डिविडेंड टू मेंबर, अप्लाई प्रॉफिट इन इट्स ऑब्जेक्टिव। जो प्रॉफिट आएगा, जब डिविडेंड नहीं ले जाएंगे तो कहां जाएगा? उस इदारे के जो ऑब्जेक्टिव हैं, साइंस को प्रमोट करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है, रिलीजन को प्रमोट करना है, स्पोर्ट को प्रमोट करना है, कल्चर को प्रमोट करना है, जो भी मकसासिद हैं वहीं पर आप खर्च करेंगे। ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज आर नॉट अगेंस्ट लॉ और नेशनल इंटरेस्ट, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें आप, ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता जो हमारे किसी लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो या जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो। जाहिर है हर रियासत का ये, बेटा बातें आपस में नहीं करें, ऐसी क्लास कैसे हो सकती है। हर रियासत का ये उसूल होगा ना कि वो रियासत के इंटरेस्ट को इंटैक्ट रखना पड़ेगा हर एक्टिविटीज़ में। इसीलिए आपने देखा है कि जब भी कोई मुल्क में मामला हो रहा हो तो सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना कौन सी होती हैं? एनजीओज़ ही होती हैं। इन्हीं को एनजीओज़ कहते हैं ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि यही कि गैर मुल्की एजेंडा फलां चीज़ें उनको किसी ना किसी तरह हमारे ऊपर कोई कल्चरल वॉर और कोई भी चीज़ इन्हीं के थ्रू हो रही होती है। इन्हीं के थ्रू कोई औरत मार्च और कोई फलां चीज़ और कोई दिमाग चीज़ हो रही होती है ना, जिसे कहीं हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ रही होती है। मकसद क्या है कि यानी हमने एज आ नेशन अपने इंटरेस्ट को इंटैक्ट रखना है। जैसे अभी भी हो रहा है, जो पॉलिटिकल डिवीज़न क्रिएट हुई है, उसमें क्या हुआ, आखिरी हुकूमत के जो आखिरी 6-8 महीने थे उसके अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत ने ये लॉ पास किया था, बल्कि वो बाद में हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था कि भाई अगर आप पोस्ट किसी की लगाई हुई शेयर भी कर देंगे और वो कौमी मफाद के ख़िलाफ़ होगी तो आपको उठा लिया जाएगा और ये वो वीगो डाला आएगा और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। ये आखिरी हुकूमत नहीं कानून पास, वो तो अदलिया ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था उस वक्त जाकर। अच्छा जी, खैर आगे चलते हैं। एडिशनल कंडीशन बाय कमीशन, कमीशन चाहे तो आपको लाइसेंस ग्रांट करते हुए कोई कंडीशंस अप्लाई कर दे कि आप ये काम करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये होगा, ये नहीं होगा। मसलन हो सकता है, मैं एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूँ कि जी आप लोकल डोनेशन चैरिटी लेंगे, इंटरनेशनली नहीं लेंगे। बात समझ आ गई? अच्छा जी, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल शैल बी इन स्पेसिफाइड फॉर्म एंड अप्रूव्ड बाय कमीशन, क्योंकि यहीं ये सारी बातें लिखनी हैं। तो ये सारी बातें अगर पूरी हो जाएं किसी कंपनी की तो फिर कमीशन उसको लाइसेंस इशू कर देगा। अच्छा जी, ये लाइसेंस लेने का फ़ायदा क्या होगा हमें? वो कहता है फ़ायदा ये होगा, प्रिविलेज क्या होंगे, हमारी इस कंपनी के नाम के साथ अब लफ्ज़ लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड नहीं नज़र आएगा। अब ऐसे नहीं लिखा हुआ नज़र आता शौकत खानम प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे नहीं लिखा नज़र आता, खाली शौकत खानम लिखा नज़र आता है, खाली लम्स लिखा नज़र आता है, खाली दी फाउंडेशन लिखा नज़र आता है। ठीक है ना? क्यों नज़र आता है? क्योंकि अब ये प्रिविलेज मिल गया कि इन कंपनीज को अपने नाम के साथ लिमिटेड लगाना ज़रूरी नहीं है, ये बराह रास्त अपना खाली नाम रख लिया करेंगे। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर विल बी लिमिटेड, क्योंकि हैं ये कंपनी, स्टेटस इनका कंपनी है, क्योंकि ये तो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो रही हैं। तो वो वाला जो बेनिफिट था लिमिटेड लाइबिलिटी वाला, वो बेनिफिट हमें मिलेगा, लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। सर इनके साथ प्राइवेट पब्लिक नहीं लगेगा? नहीं, कुछ नहीं लगेगा, बस नाम आएगा शौकत खाना। मेंबर होंगे, ये शेयर भी इशू हो सकते हैं, मेंबर भी हो सकते हैं, खाली मेंबर हो सकते हैं, गारंटी की सूरत में शेयर भी हो सकते हैं, लेकिन लफ्ज़ नहीं लगेगा। यही तो बात पढ़ रहे हैं, ये इनको बेनिफिट मिलेगा। प्रिविलेज क्या होगा? लफ्ज़ लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, ये लिखने की ज़रूरत अब नहीं रहेगी। अच्छा जी, ये बड़ा एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है कि भाई लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हमें थोड़े से याद कर लेने हैं।
मैंने स्लाइड शेयर क्यों है, ग्रुप में पढ़ी है, ग्रुप में पढ़ी, ठीक है ना। वहीं इसीलिए हमने वन साइडेड किया हुआ ताकि उधर लिख लिया करेंगे इसको। अच्छा जी, इस बहाने हाथ से भी गुजर जाया करेंगे जी। सर ये जो होते हैं नॉन प्रॉफिट, इनका वो कुछ होता है मेंबर वगैरह, वो तो मैनेजमेंट रन कर रही होती है। नहीं, अभी अभी वो बात डिस्कस होने लगी है। ये जब ये असल में ये दो तरह के इदारे हैं, ठीक है ना। एक है जो कंपनी नहीं है और एक है जो कंपनी है, वो उसी तरह ही चल रही है जैसे कंपनी चल रही है। सिर्फ ये फ़र्क है, हम डिविडेंड नहीं ले सकते और हमारे नाम के साथ ये नहीं आएगा, ये इस तरह की कंडीशन है। अगर एलपीओ बंद होती है तो उसके अभी करने लगे, बंद करके जाएंगे आज, फिर करना करेगा। अभी आ गया, वो आ गया रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, कि लाइसेंस कैंसिल कब होगा। रेवोकेट का मतलब होता है कैंसिल कर देना। वो कमीशन कैन रिवोक लाइसेंस, पहली बात है, क्या एक दफ़ा लाइसेंस इशू हो गया तो बस ठीक है? वो कहता है नहीं नहीं, रिवोक भी हो सकता है। कब? फेलियर टू कंप्लाई कंडीशन। वो जो कंडीशन लगाई थी आप उसको मान ही नहीं रहे हैं, आप लोगों ने डिविडेंड निकाल लिया है या कोई और कंडीशन लगाई हुई थी, आप उन कंडीशन को नहीं मान रहे हैं, तो लाइसेंस आपके पास, कमीशन के पास इख्तियार है कि वो आपके लाइसेंस को क्या कर दे? रिवोक कर दे। अफेयर अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, उस वक्त तो आपने कहा था कि नहीं नहीं हम इस तरह का काम नहीं करेंगे, लेकिन बाद में लग रहा है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इससे हमारे कल्चर को, रिलीजन को, मुल्क को नुकसान हो रहा है, तो इस बुनियाद पर भी लाइसेंस को क्या किया जा सकता है? रिवोक किया जा सकता है। फेलियर टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट्स फॉर 2 कंसेक्टिव ईयर। जैसे कंपनी ने अपनी ऑडिटेड अकाउंट करवाने हैं, ये करवाना है, ये सारे काम करवाने हैं ना, इन्होंने भी करवाने हैं, तो ये अगर 2 कंसेक्टिव सालों तक अकाउंट्स जमा नहीं कराएंगे, कल हमने पढ़ा था कि यार ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं कहाँ जमा होते हैं, हमने कहा था रजिस्ट्रार के पास जमा होते हैं, इसका मतलब है ये उसका जिक्र हो रहा है। एक्टेड अगेंस्ट लॉ या नेशनल इंटरेस्ट, ये 2 अलग अलग बातें हैं। एक है पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है हम कहते हैं इससे हमारा माशरा ख़राब हो जाएगा। ये बात इलीगल तो नहीं है लेकिन हमारे सोशल नॉर्म्स, कल्चरल नॉर्म्स के अगेंस्ट है, हम कहते हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। पब्लिक इंटरेस्ट एक इतना ज़्यादा बड़ी टर्म है कि हम किसी भी चीज़ को सम टाइम उठाकर बीच में ले आते हैं। और जैसे जब अभी लाहौर की थोड़ी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, तो ये जो कैनाल रोड है इसको थोड़ा एक्सपेंड करने का प्लान बनाया गया कि कैनाल रोड को बड़ा कर लिया जाए। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने जाकर इसके ऊपर स्टे ले लिया कि यहाँ जो दरख्त लगे हुए हैं ये दरख्त कट जाएंगे, दरख्त कट जाएंगे, तो पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। और माशाल्लाह हमारी अदालतों ने 2, 2.5, 3 साल, 5 साल ये मुकदमा चलता रहा कि जी सड़क बड़ी करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है ना। फिर वो बहरहाल वो नाम लेना मुनासिब नहीं है। फिर वो हुकूमत आई एक, उन्होंने कहा कि यार जितने दरख्त लगे हुए हैं इनकी काउंटिंग कर दें, इससे 10 टाइम्स ज़्यादा हम कल्टीवेट कर देते हैं, पहले कल्टीवेट कर देते हैं, सड़क तो बनानी है ना, लोगों ने गुजरना है यहाँ से। तो पब्लिक इंटरेस्ट एक ज़्यादा बड़ी टर्म है, कहीं भी मिस यूज़ भी हो जाती है, लेकिन ये नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। ये पता है आपको कि कौन लोग डिसाइड किया करेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है कि नहीं है। आगे चलते हैं। एक्टेड अगेंस्ट लॉ एंड नेशनल इंटरेस्ट, नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस टू 3। अगर 3 से कम मेंबर हो गए, क्योंकि ये कंपनी है तो फिर भी इसका लाइसेंस रेवोकेट हो जाएगा। टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, अगर कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग कंपनी ये उसमें इन्वॉल्व हो जाए या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो जाए, पता चले कि किसी शख्स ने लेयरिंग करने के लिए बज़ाहिर तो एक एनजीओ बनाई हुई है, लेकिन असल में हो क्या रहा है, कोई कहीं फ्लैट हैं या खैमे हैं, कुछ भी हो सकता है, या पता चले कि कुछ भी हो रहा है, लेकिन बहरहाल लॉ उसको, अब आपको बी लॉ में पढ़ाया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं, उस डेफिनेशन में अगर हम आ जाएं या टेररिस्ट फाइनेंसिंग में आ जाएं तो फिर उसके अंदर फिर भी लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। फेल टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट, फिर भी लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। नोटिस एंड हियरिंग, यानी अब अगर लाइसेंस आपने कैंसिल करना है तो आप पहले नोटिस देंगे, एकदम से लाइसेंस नहीं कैंसिल करेंगे, और उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड प्रोवाइड करेंगे कि क्यों ना आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। ये बात लिखी हुई है, यानी अचानक से लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा बल्कि शो कॉज किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, नोटिस का मतलब क्या हुआ, शो कॉज नोटिस। और फिर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड प्रोवाइड की जाएगी, आप आए,
आप अपना मौक़िफ़ पेश करें। हम कह रहे हैं आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, आप मौक़िफ़ पेश करें कि भाई हम कैसे इन्वॉल्व हैं, या हम कह रहे हैं आप नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हैं, तो फिर आप साबित करें कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये वाली मुराद हो गई। अदरवाइज जो है वन साइडेड लाइसेंस रिवोक नहीं किया जा रहा होगा। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया किन ग्राउंड्स पर लाइसेंस मिला करेगा, ये भी पता चल गया किन ग्राउंड पर लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। जब लाइसेंस रिवोक हो जाएगा तो हमने तो पहली बात पढ़ी है कि ये कंपनी तो बन ही जब सकती है जब उसके पास लाइसेंस हो। इसका मतलब है कंपनी तो बंद होगी अगर लाइसेंस आपका रिवोक हो गया तो फिर अगर कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो गया तो फिर क्या करना है, इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन। अगर लाइसेंस रिवोक हो गया तो इसके असरात क्या आएंगे इस इदारे पर, स्टॉप एक्सेप्टिंग डोनेशन। तो सबसे पहली बात तो है कि ये चंदे लेना, ज़कात लेना, खाले लेना, ये सारे काम बंद करे फौरन, क्योंकि लाइसेंस नहीं है, अब इसके पास ये काम करने का लाइसेंस नहीं रहा तो इमीडिएटली रिवोक करे। स्टॉप ऑपरेशन एक्सेप्ट रिकवरी। अगर इसने किसी से पैसे लेने हैं उधार वाले, डोनेशन वाले नहीं, डोनेशन वाले तो ऊपर बता दिया, किसी से वैसे कोई पैसे का लेन देन रहता है, अपनी रिकवरी कर सकते हैं, ऑपरेशंस नहीं कर सकते। ट्रांसफर एसेट्स टू सिमिलर कंपनी विद इन 90 डेज, क्योंकि दो बातों पर कंडीशन पे एक शर्त थी ना, हम डिविडेंड नहीं लेंगे और अगर कंपनी बंद होगी तो इसके एसेट्स भी हमें नहीं मिलेंगे। तो कहता है फिर कोई सिमिलर कंपनी ढूंढी जाए, ताकि सिमिलर क्यों ढूंढी जाए, ताकि इसके एसेट्स वहाँ काम आ सकें। कोई खुदा ना खास्ता कोई हॉस्पिटल है उसको बंद कर रहे हैं तो हॉस्पिटल का इक्विपमेंट किसी मस्जिद को उठा के दे देंगे तो उसका फ़ायदा तो नहीं होगा ना। हॉस्पिटल का हॉस्पिटल को देंगे, लाइब्रेरी का लाइब्रेरी को देंगे, मस्जिद के एसेट मस्जिद को देंगे तो फ़ायदा होगा ना। इसीलिए लिखा हुआ है ट्रांसफ़र एसेट टू सिमिलर कंपनी विद इन 90 डेज, 90 डेज ऑफ द रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। 90 डेज के अंदर अंदर ये ढूंढें कौन सा सिमिलर इदारा है और ये अप्रूवल के साथ अपने एसेट्स उसको ट्रांसफ़र कर दे। फाइल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज। क्या कि जी ठीक है जी हमने ये काम करने शुरू कर दिए हैं। वाइंड अप कंपनी विद इन 30 डेज, कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर। कमीशन में अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर इफ अबव कंडीशन आर नॉट फुलफिल्ड। वो कहते हैं भाई ये सारे काम अब आप वॉलेंटरली कर दें, कंपनी तो अब हमने आपको नहीं चलाने देने, ठीक है ना। और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कमीशन एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा, ठीक है ना, और वो आकर ये सारे काम करेगा, ये आप कर दें वरना वो करेगा। डायरेक्टर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन ट्रांसफरी कंपनी फॉर 5 ईयर। वो कह रहा है ये ना हो इन्होंने ही कोई अपना हॉस्पिटल भी बना रखा हो और अब ये उसमें जाके डायरेक्टर बन के बैठ जाए। वो कह रहा नहीं, अगले 5 साल तक ये जिस कंपनी को एसेट ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें डायरेक्टर नहीं हो सकते। ये डायरेक्टर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन ट्रांसफरी कंपनी फॉर 5 ईयर। जिस इदारे को हमने एसेट अपने ट्रांसफ़र किए हैं उस इदारे में 5 साल तक हम ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। ये क्योंकि टेररिस्ट फाइनेंसिंग के दौर में ये सारी बातें इम्पोर्टेंट हुई थी तो प्रीवियसली एग्जामिनर इसके ऊपर काफ़ी फोकस रहता था। तो अभी भी बहरहाल इस चैप्टर में से इस एरिया में से आपको सवाल नज़र आ सकता है। इसका मतलब है इस बात में हमने 3 बातें मेजर पढ़ी हैं। नंबर 1, लाइसेंस किस बुनियाद पर मिलेगा, ठीक है ना, या ऐसे अगर छोटी बातों को भी ऐड कर लें तो सबसे पहले पढ़ा है कि यार ये कंपनी होती कौन सी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते किसको हैं। दूसरी बात आई कि यार ये लाइसेंस लेना पड़ेगा तो लाइसेंस किस बुनियाद पर मिलेगा, ये पॉइंट याद करने की ज़रूरत है। लाइसेंस किस बुनियाद पर रिवोक हो जाएगा और अगर लाइसेंस रिवोक हो गया तो आफ्टर इफेक्ट्स क्या आएंगे। ये 3 बातें मेजरली आप पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। हमारा टेस्टिंग सिस्टम, राइस का जो टेस्टिंग सिस्टम है ये ऑपरेट करना शुरू करता है 2nd वीक से जाके, यानी 2 वीक की क्लासेस के बाद। इसका मतलब है जब आप अभी जो कमिंग वीक में आएंगे उसमें ऑफिशियली तो अभी कोई टेस्ट नहीं हो रहा होगा,
लेकिन हम क्लास में क्योंकि चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके होंगे, हमारा एक लर्निंग आउटकम रह गया सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, तो हम इस वीक में कहीं ना कहीं क्लास में ही टेस्ट कंडक्ट कर रहे होंगे। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट, अभी मंडे को आएंगे तो एक डॉक्यूमेंट और दूंगा। हमने हर चैप्टर को साथ साथ लेकर चलना है, यानी चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ तो इसके सारे पास पेपर भी क्लास में डिस्कस करने हैं, और चैप्टर 1 को हमने MCQs के एंगल से, चैप्टर के एंगल से, पास्ट पेपर के एंगल से यहीं कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना, ताकि फिर हम चैप्टर 1 को टेस्ट कर सकें, लेकर चल सकें। तो सारे पास पेपर मैंने चैप्टर वाइज अरेंज किए हुए हैं, वो मैं आपको PDF में इंशाल्लाह ताला मंडे को प्रोवाइड कर दूंगा। मंडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह।